हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसिड्स बेस और पीएच मेजरमेंट की, और आज का हमारा टॉपिक है बफर्स एंड हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बफर की, बफर कैपेसिटी, बफर रेंज, एप्लीकेशंस ऑफ बफर, और लास्ट में हम बात करेंगे हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशंस की। तो हम स्टार्ट करते हैं बफर से। बफर्स आर द सॉल्यूशंस दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि अपने पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करता है जब भी उसमें हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को डालते हैं, क्योंकि बफर एक अपनी स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। Critical in biological and chemical systems where maintaining a stable pH is essential for proper function. क्रिटिकल इन बायोलॉजिकल एंड केमिकल सिस्टम्स, इसका मतलब यह है कि बायोलॉजिकल सिस्टम हो या केमिकल सिस्टम हो। बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी हो गई या कोई और किसी भी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो गई, वो बायोलॉजिकल सिस्टम है। और केमिकल सिस्टम जो हम लोग लैब्स में यूज़ करते हैं, जो हम लोग बफर अलग से बना के हम लोग अपना कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, वो सिस्टम हो गया। मेंटेनिंग अ स्टेबल पीएच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शन, यानी कि एक स्टेबल पीएच मेंटेन करके ही हम अपना प्रैक्टिकल जो है प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर पीएच पे ही काम करते हैं। पीएच के इम्बैलेंस होने से उनकी एक्टिविटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसीलिए जो बफर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बायोलॉजिकल सिस्टम और केमिकल सिस्टम्स के लिए। उसके बाद अब एग्जाम्पल में हम लोग अगर जो कहीं भी सेल के अंदर का स्ट्रक्चर लें, तो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर अराउंड 7 होता है, जो कि न्यूट्रल पीएच है। तो अगर 7 से कोई भी पीएच, अगर सेल के अंदर का पीएच 7 से घट या बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो उसके एंजाइम्स हैं उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम ब्लड की बात करें या ईसीएफ की बात करें, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो ब्लड का पीएच होता है दैट इज 7.35 टू 7.45 इन ह्यूमंस। तो अगर इस पीएच के आसपास भी पीएच में वेरिएशन आता है तो उसकी वजह से भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी चेंज हो जाती है। इसीलिए हमारी बॉडी में बफर सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बफर को स्टेबल रखते हैं, पीएच को स्टेबल रखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे एंजाइम्स हैं प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बफर की। सो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ बफर, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। वीक एसिड का मतलब क्या है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वीक एसिड का मतलब होता है कि वो एसिड जो अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं उनको हम लोग वीक एसिड्स कहते हैं। वे एसिड्स आर बेसिकली प्रोटॉन डोनर्स, जो अपने प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का मतलब है कि उसमें जो वीक एसिड के डिसोसिएशन से जो हमारा आयन बच रहा है, जो हमारा एनायन बच रहा है, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस। उसको कॉन्जुगेट बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि बेस की जो प्रॉपर्टी होती है इज टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो जो भी प्रोटॉन वीक एसिड से निकलता है, जो डोनेट करता है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होता है। साथ में वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड। वीक बेस का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि वो बेसेस जिनकी टेंडेंसी प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की कम होती है, दैट आर कॉल्ड एज वीक बेसेस। और उसका कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या है? वो मॉलिक्यूल जो वहाँ प्रेजेंट है प्रोटॉन्स को डोनेट करने के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं वीक एसिड का एग्जाम्पल CH3COOH और एसिटिक एसिड CH3COOH which is called as acetic acid, which is the weak acid, will reversibly dissociate into H plus acetate ions, CH3COO minus ions. So ये क्या है? ये प्रोटॉन है और दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेस और कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद अगला कंपोनेंट वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। फॉर एग्जांपल अमोनिया इज अ वीक बेस। इसको वीक बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी टेंडेंसी प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की कम होती है, और अगर इसमें हम एक प्रोटॉन ऐड कर दें तो दैट विल बी रिवर्सिबली कन्वर्ट इनटू अमोनियम आयन, और इस केस में जो अमोनियम आयन है दैट इज द कॉन्जुगेट एसिड। जो अमोनियम आयन है वो अपने प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहा है। सो अमोनिया विल बी द प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड अमोनियम आयन विल बी द प्रोटॉन डोनेटर। ये क्या है? डोनेट कर रहा है। ये क्या है? एक्सेप्ट कर रहा है। हमने बात कर ली बफर्स की। अब हम बात करते हैं कि बफर काम कैसे करते हैं। हाउ डू द बफर्स वर्क? बफर मेंटेन्स पीएच स्टेबिलिटी थ्रू अ रिवर्सिबल रिएक्शन।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिटिक एसिड की फिर से बात करें तो एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है H+ आयंस में और कॉन्जुगेट बेस यानी कि एसीटेट आयंस में, तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि जब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा हो जाएगी तो उससे एसीटेट आयन वापस से रिएक्ट करके एसिड बना देगा, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन वापस से अपनी स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। और अगर जो उसी सॉल्यूशन में हम बेस को ऐड कर दें, विच मीन्स कि हम OH- आयंस को ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा कि OH- आयंस जो हैं वो प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे और वापस से कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट कर देंगे। सो व्हेन H+ आयंस आर एडेड, कॉन्जुगेट बेस रिएक्ट विद H+ टू मिनिमाइज pH चेंज। व्हेन OH- आयंस आर एडेड, द वीक एसिड डोनेट्स द H+ टू न्यूट्रलाइज। H+ आयंस का एडिशन हो रहा है, विच मीन्स एसिड का एडिशन हो रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है कॉन्जुगेट बेस के साथ और वापस से बना रहा है Ha यानी कि एसिड। अगर जो एडिशन हो रहा है OH- आयंस का, विच मीन्स अगर हम बेस को ऐड कर रहे हैं तो ये इससे निकला हुआ प्रोटॉन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है और साथ में ही इसका कॉन्जुगेट बेस भी बना रहा है, जिसकी वजह से ये एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन है और पीएच का जो सॉल्यूशन का जो पीएच है वो स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी तरह से बफर जो है फंक्शन करता है। तो ये हमने देख ली फंक्शनिंग ऑफ द बफर। अब हम बात करते हैं कि बफर कैपेसिटी क्या होती है। Buffer capacity is the amount of acid or base a buffer can neutralize before the pH begins to change significantly। एक amount of acid और base, मान लो अगर कोई हमारे पास बफर सॉल्यूशन है जिसका एक सिग्निफिकेंट pH है या एक कांस्टेंट pH है, उसमें अगर हम एक किसी सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस को ऐड कर रहे हैं तो वो पॉइंट, वो कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे बफर जो है अपनी प्रॉपर्टी जो कि pH को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है, pH चेंज को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है, वो लूज करने लगता है, वहीं पे उसकी बफर कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है। तो वो पॉइंट जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज इन pH दिखना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स बफर कैपेसिटी। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बफर होगा उतनी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और pK वैल्यू के अगर पास की वैल्यू है, pK इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K, विच मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। pK वैल्यू की जितनी पास की वैल्यू होगी, लेट्स सपोज एसीटेट बफर की pK वैल्यू होती है 4.76, तो अगर 4.76 के आसपास की हमारी डिजायर्ड pH की जो वैल्यू है वो होगी तो उसकी बफर कैपेसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं pH रेंज की। तो pH रेंज क्या है? pH रेंज का मतलब है कि वो रेंज जहाँ पे जो बफर है वो अपने इफेक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है, विच मीन्स जो pK वैल्यू ऑफ द एसिड है, pK वैल्यू ऑफ द एसिड जो है, अगर जो उसमें एक सिग्निफिकेंट स्लाइट चेंज आ रहा है, विच मीन्स कि +-1, अगर एसीटेट बफर का जो pK वैल्यू है दैट इज 4.76, तो अगर 3.76 से 5.76 से वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी बफर रेंज को एक्सीड कर रहा है या उससे कम हो रहा है, तो वो अब वहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव वो अपनी क्लोज वैल्यू में होगा। सो इफेक्टिव विद इन +-1 pH यूनिट ऑफ द pK ऑफ द वीक एसिड और बेस, विच मीन्स अगर pKb यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस की वैल्यू अगर वेरी कर रही है +-1 pH से ज़्यादा, तब भी हमें वही सेम चीज़ देखने को मिलेगी जो कि हमें एसिड के केस में देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशंस की। Key formula in buffer chemistry providing quantitative relationship between the pKa concentration of weak acid and its conjugate base। इन टर्म्स की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनकी कितनी क्वांटिटी लेने से हमारा कितना pH का जो बफर है वो बनेगा, उसको प्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सपोज एक एसिड है दैट इज Ha, और जो Ha है वो डिसोसिएट हो रहा है H+ प्लस A- में। ओके, तो जो हमारी इक्वेशन है दैट विल बी pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। इसका मतलब कि pH जो है वो pK यानी कि माइनस ऑफ लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड प्लस लॉग ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड द वीक एसिड, और इसको हम लोग लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा एनायन है, ये जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है, वो एक सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसमें लेट्स सपोज ये एक A- हमारा एनायन है, साथ में एक Na+ और कोई भी कैटायन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, एक सॉल्ट बन जाता है। तो इन टर्म्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग देखते हैं हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन में। जैसे कि
हमें कितना अमाउंट में, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में हमें कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट लेना है, या कितनी अमाउंट में हमें एसिड लेना है, किस रेशियो में लेना है, ये हम हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन से देखते हैं। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। सो इन दिस एग्जांपल pH 5.8 है और pKa की वैल्यू भी 5.8 है। सो जो हमारी इक्वेशन है दैट इज pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। So 5.8 is equals to 5.8 plus log of molar concentration of conjugate base upon molar concentration of acid। 5.8 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा। 0 is equals to log of conjugate base upon acid। इसका एंटी लॉग ले लेंगे। सो एंटी लॉग of 0 is equals to concentration of conjugate base upon concentration of acid। antilog of 0 1 होता है। so 1 is equals to concentration of conjugate base upon concentration of acid। इससे हमें ये पता चला कि जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो है दैट इज इक्वल्स टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड व्हेन pH इज इक्वल्स टू pKa। इसका मतलब ये है कि जब pH pKa के बराबर होगा तो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी इक्वल। अगर pH ज़्यादा है pKa से, इसका मतलब ये है कि जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जो वीक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। अगर pKa ज़्यादा है pH से, इसका मतलब ये है कि वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन कम है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन इज बफर प्रिपरेशन। बफर प्रिपरेशन का मतलब है अगर जो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पता है और साथ में हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो डिजायर्ड pH का बफर है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही हैं वो एक सर्टेन बफर पे ही हो रही हैं। तो बफर की अगर जो pH में कोई भी बदलाव आ रहा है, कोई भी चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो वेरी कर सकती हैं या उनमें कोई भी डिफेक्ट आ सकता है। एंड द लास्ट इज pH एडजस्टमेंट। हम pH को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी डिजायर्ड pH का एक बफर बनाना है और उसकी pK वैल्यू हमें पता है तो उसको कैलकुलेट करके हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड निकाल सकते हैं, जिसके बेसिस पे अपने डिजायर्ड pH का बफर जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं और pH को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। So that's all for the video. If you like the video then do hit the like button, subscribe the channel, press the bell icon और अगर आपको कोई query है then ask me in the comment section. Thank you so much.